पहले इंट्रोडक्शन जो लिखी हुई है वो देखते हैं। ओके, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। Of course, there is clear contrast. When the tiger in the zoo, its strength is confined behind the bars. It is locked behind the doors of the cage of the zoo. While the tiger in the natural habitat, he is free. It is free. It can do anything. It can move anywhere. Okay, so there is clearly contrast. The poem moves from the zoo to the jungle. Poem में एक ऐसी स्टोरी है, पहले जू वाला टाइगर दिखाते हैं कि जू में टाइगर कैसा होता है और वो क्या करते हैं। ओके, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जू में आते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार साइलेंटली पोएम रीड करिए एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और उसे अंडरस्टैंड भी कीजिए कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू लर्न। वी शैल ट्रांसलेट ऑल द पोएम इन, मतलब किस तरह से टाइगर, व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन द टाइगर इज इन द जू एंड व्हेन द टाइगर इज इन द केज, वो सारी स्टोरी इस पोएम में। वी शैल लर्न द ट्रांसलेशन, explanation of the poem, meanings of the unfamiliar word, and the poetic devices, figures of speech used in the poem stanza by stanza. Okay, ready to learn? Okay, fine beta, let us start. Okay, तो poem पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन उसका ट्रांसलेशन, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है, he stalks in his vivid strips या stripes, he stalks in his vivid strips। जो स्टॉक्स लिखा है उसका मीनिंग होता है फॉलो, उसका मीनिंग होता है फॉलो करना। जो विविड लिखा है उसका मीनिंग होता है ब्राइट कलर, और स्ट्रिप्स वो पता है आप लोगों को, जो टाइगर की बॉडी पर जो छोटे छोटे स्ट्राइप्स होते हैं। ओके, आप स्ट्रिप्स भी बोल सकते हो, छोटे छोटे कलर्स के, ब्राइट कलर के जो पट्टे होते हैं। ओके, उसके लिए यहाँ पर विविड स्ट्राइप्स वो यूज किया गया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो घूमता रहता है पूरे जो केज में, जो जू का जो केज होता है, पिंजरा होता है बड़ा सा, उसमें टाइगर घूमता रहता है, फॉलो करता है अपने विविड स्ट्रिप्स के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, नेचुरली केज में उसके लिए बहुत जगह नहीं होती है, तो केज में वो थोड़े थोड़े स्टेप्स ऐसे चलता रहता है, फिर केज पूरा होता है तो फिर वापस आता है। ओके, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मतलब क्या होता है, पैड्स मतलब गद्दे, उसकी पाँव में जो गद्दे होते हैं जिससे उसको कुछ लगता नहीं है, वो शूज नहीं पहनता है, वो हम जानते हैं। ओके, नेचुरली भगवान ने उन्हें पेड़ ने नेचुरली शूज दिए हैं। ओके, और वो गद्दे कैसे हो, वेलवेट जैसे। वेलवेट कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट क्लोथ होता है वेलवेट। ओके, और क्वाइट मतलब पीसफुल सॉफ्ट वेलवेट के जो गद्दे होते हैं उसके पाँव में, उस पर ओके उसकी साथ वो अपने केज में चलता रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब एंगर। ओके, अपने गुस्से के साथ वो इस केज में चलता रहता है। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टैंजा। उसमें पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। वो हमें बताते हैं कि टाइगर में जो जू होता है वो अपनी ब्राइट कलर के स्ट्रिप्स के साथ केज में घूमता रहता है। उसके पैर में पेड्स होते हैं, वो पेड्स कैसे होते हैं, वेलवेट जैसे सॉफ्ट होते हैं, और वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता वहां पर क्योंकि वो केज में बंद है, इसीलिए वो शांत एंगर, क्वाइट रेज के साथ, क्वाइट एंगर के साथ वहां पर घूमता रहता है। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। पोएट कहते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो।
लर्किंग मतलब वेटिंग फॉर प्रे। यहाँ पर जो लर्किंग का मतलब है वो है वेटिंग फॉर प्रे, वेटिंग फॉर प्रे। प्रे मतलब शिकार, PRAY, प्रे मतलब सुबह में स्कूल में आप जो प्रे करते हो, घर में जो प्रे करते हो सुबह शाम, और यहाँ PREY है, प्रे मतलब जो शिकार होता है वो। तो जनरली टाइगर शिकार करने के लिए कहाँ जाते हैं? ओके, तो जहां पर पानी होता है, क्योंकि जहां पर पानी होता है वहां छोटे छोटे एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, तो वो उनका शिकार कर सकता है। तो वो शेडो में, लर्किंग मतलब छुप कर जा रहा है, प्रे का इंतजार कर रहा है, शायद कोई एनिमल आए उसे पता नहीं चले और मैं उसे शिकार बना लूं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्लास, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब आवाज, विदाउट मेकिंग एनी वॉइस, द टाइगर इज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। नदी के पास जो बड़े बड़े ग्रास होते हैं उसमें छुप कर वो आगे बढ़ रहा है। कहां पर? वो मैंने आपको बताया, नियर द हॉल, नियर द वाटर हॉल, जहां पर वाटर सोर्स है, छोटा सा पानी का सोर्स है, वहां पर कौन आते हैं? प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब हेल्दी, प्लम्प मतलब हेल्दी, जहां पर छोटे छोटे हिरन पास होते हैं, वहां पानी पीने के लिए आते हैं। तो वहां पर टाइगर लर्किंग इन शेडो, छुप कर वहां पर स्लाइड हो रहा है, वहां पर जा रहा है, शायद उसे सक्सेस मिले, ओके, कोई शिकार करने में। सो दैट वाज द सेकंड पैराग्राफ। ओके, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ओके, अभी पहला पैराग्राफ है ही शुड बी, ओके, पहला पैराग्राफ हमने देखा वो जू वाला टाइगर है, ओके, जू में बंद है। सेकंड में पोएट ये बोलते हैं, जब वो जू में देखते हैं टाइगर तो पोएट हमें बताते हैं इस सेकंड स्टेंजा में कि पोएट को ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लायन के लिए ये सुटेबल प्लेस नहीं है जू, वो तो किसी जंगल में होना चाहिए, वो तो किसी जंगल के अंदर कोई वाटर सोर्स है, तो वहां शिकार करना वो उसका नेचर, यहाँ बंद रहना उसका नेचर नहीं है। तो जो दूसरा सीन है वो जू का सीन नहीं है, वो हम बोल सकते हैं कि वो टाइगर जंगल वाला टाइगर है। ओके, और तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, उसमें पोएट हमें क्या समझाते हैं। पोएट कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। टाइगर को तो जंगल में जो गांव होते हैं, गांव में जो हाउसेस होते हैं, वहां पर स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब टाइगर की जो आवाज होती है वो, ओके, वहां पर वो टाइगर होना चाहिए। स्नार्लिंग को बोल सकते हो आप एंग्री वार्निंग साउंड, एंग्री वार्निंग साउंड। ओके, जो टाइगर को पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि पिंजरे में जो टाइगर बंद था, वो जिस तरह से बाहर उसके विजिटर के उसकी, और वो दूसरे सीन में भी देखा नेचुरल सराउंडिंग में कैसे जीप पर अटैक किया, वो सफारी में गए थे, तो ओके, उस साउंड को बोलते हैं स्नार्लिंग। एट द टाइगर डेंजर होता है, आप भी कहीं पर जाओ और ऐसी सफारी में गए हो तो बी केयरफुल। ओके, एट द जंगल्स एज, एज मतलब बॉर्डर, एज मतलब बॉर्डर, जंगल की जो बॉर्डर होती है, जंगल की जो बॉर्डर होती है, वहां पर वो बॉर्डर के पर जो हाउसेस होते हैं, जो गांव वाले रहते हैं, उनके आसपास वो गरज रहा है। बारिंग हिज वाइट फैंग, ये जो बारिंग है ना, उसका मीनिंग होता है दिखाना, शो, एक्सपोज करना। बारिंग का मतलब है एक्सपोज करना, वहां पर वो दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है अपने सफेद दांत। फैंग्स मतलब जो बड़े बड़े उसके टीथ होते हैं जिससे वो शिकार को खाता है, वो दिखा रहा है। हिज क्लोज, अपने पैर के शार्प क्लोज दिखा रहा है, गरज रहा है, और टेरराइजिंग द विलेज,
और विलेज को टेरराइज कर रहा है, सारे विलेज को वो डरा रहा है, जिससे सब लोग उससे डर के भाग जाए। ओके, ये दो पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ हमने देखा, वहां पर टाइगर जू में है। दूसरा पैराग्राफ देखा, उसमें टाइगर कहाँ होना चाहिए वो बोला हमने, जंगल में। फिर तीसरा जो पैराग्राफ हमने देखा, वहां भी हमें ऐसा बोला गया है कि टाइगर ये जंगल में होना चाहिए। अभी चौथा पैराग्राफ देखते हैं, उसमें क्या बोलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। मगर टाइगर जो है वो एक कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट क्या होता है, सीमेंट और छोटे छोटे कंकन जो होते हैं वो दोनों मिक्स करके जो बनाते हैं, आपकी फ्लैट या हाउस की जो छत जिससे बनी होती है, फिर वो सूख जाता है तो वो कॉन्क्रीट हो जाता है, टूटे नहीं ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये तो कॉन्क्रीट के सेल में बंद है। ओके, सेल मतलब प्रिजन, सेल मतलब यहाँ पिंजरा वो है, मगर हम बोल सकते हैं कि एक टाइप की प्रिजन ही है। किसके लिए, टाइगर के लिए, क्योंकि वो वहां पर बंद है। इस स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, बार्स मतलब सलाखे, जो सलाखों से बना हुआ होता है उसका जो पिंजरा, केज। ओके, उस टाइगर के पास स्ट्रेंथ बंद है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ चली गई है। दिल्ली के अभी तो आप जू में देखो तो ऐसा होता है कि ओपन एनक्लोजर्स बनाए जाते हैं। ओके, छत नहीं होती, एक बड़ी सी दीवार होती है जिसमें से आप ओपन एंड थोड़ी बड़ी जगह होती है टाइगर को घूमने के लिए, और आप देख सकते हो घूमते घूमते। अगर गिर गए अंदर, ओके, ज्यादा आगे जाके, तो समझो मर गए। दिल्ली में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, एक आदमी गिर गया अंदर, तो टाइगर खा गया फिर उसको। ओके, तो टाइगर की स्ट्रेंथ भले ही वो बार्स के पीछे है, सेल में है, कंक्रीट सेल में है, प्रिजन है, मगर उसकी स्ट्रेंथ वहीं पर बरकरार है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब चल के नाप रहा है, लेंथ ऑफ हिज केज। ओके, हम जब भी जू में जाते हैं देखते हैं तो हम जानते हैं कि टाइगर एक वॉल से दूसरी वॉल तक जाता है, वापस आता है, क्योंकि वही लिमिटेड एरिया होता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसको अपने विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करना मतलब उसे वो नहीं देख रहा है, बाहर कौन है वो उसकी, ही इज नॉट वरी अबाउट हु इज लुकिंग एट हिम, ही इज इग्नोरिंग हिज विजिटर्स। सो ये जो पैराग्राफ है वो हम बोल सकते हैं कि जू वाला पैराग्राफ है। ओके, ये जो टाइगर है वो जू में है, जो पोएट ने लाइन टाइगर को जू में देखा वो। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, लास्ट में वो एक वॉइस सुनता है। ओके, कौन सी वॉइस सुनता है, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग करना मतलब क्या, पेट्रोलिंग करना मतलब अभी लॉकडाउन था तो आपके लिए बैन था, आप बाहर नहीं निकल सकते। ओके, तो उसके चेकिंग के लिए जो पुलिस की जो जीप होती है वो घूमती रहती है सायरन बजा के, उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग। ओके, व्हीकल्स, पेट्रोल, पुलिस के पेट्रोलिंग करते हुए व्हीकल्स वो पूरे सिटी में घूमते हैं और उसकी जो आवाज होती है वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अभी वो बाहर तो जा नहीं सकता। स्टेयर्स मतलब देखता रहता है, स्टेयर्स मतलब गेज, टू लुक विथ ओपन आइज। स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, टू लुक विथ ओपन, विदाउट ब्लिंकिंग आइज, आइज को ब्लिंक करे बिना देखते रहना, उसको बोलते हैं स्टेयर्स। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मतलब उसकी जो हमने देखी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाई, एक ऐसे जैसे आइस में कोई बल्ब लगाया हो ऐसी उसकी आइस लगती है, और वो अपने विजिटर्स को देख रहा है। एट द ब्रिलियंट, विजिटर्स को नहीं, सॉरी, यहाँ पर वो तो केज में देख रहा था, यहाँ पर तो वो ब्रिलियंट स्टार्स की ओर देख रहा है, जो स्टार्स है उसकी ओर टाइगर अभी देख रहा है। ओके, सो दैट वाज द पोएम। चलो अभी इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हमने सारी पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा। एक बार दूसरी बार देख लेते हैं, बाद में पोएटिक डिवाइसेस कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ पर यूज हुई है वो डिस्कस करते हैं।
ओके एक बार अच्छी तरह, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में आए, देन यू शुड बी वेरी मच क्लियर व्हाट द examiner wants to ask you and what you have to write in the answer. Otherwise, theme is not clear, then you cannot have the clear idea of the poem. The Tiger in the Zoo poem focuses and shows contrast between the tiger in the zoo and tiger in the natural surroundings. First stanza suggests that the tiger is moving in the zoo. The tiger is following, the tiger is walking in his vivid stripes. The tiger is walking with his bright colored stripes. कहाँ पर वो चल रहा है? He is walking few steps of his cage. उसके केज में थोड़े ही स्टेप्स चलने की जगह है, बहुत लिमिटेड स्पेस है, वहां पर वो चल रहा है. ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, उसके जो वेलवेट जैसे सॉफ्ट पेड़ वाले जो पांव है उस पर वो दबे पांव चल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज, और चल रहा है तो जैसे पोएट उसे देख रहे हैं तो उसे वो हैप्पी नहीं दिखता, वो ऐसा दिखता है कि उसमें गुस्सा भरा हुआ है, मगर अभी वो कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है, बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन द प्रिजन. दैट इज वाई हियर इट इज रिटन क्वाइट रेज. फिगर्स ऑफ स्पीच भी सारी सोचते रहना, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर फ्यू मिनट्स, ओके, आफ्टर रिपीटेशन ऑफ द explanation. He should be lurking in shadow. When the poet sees the tiger in the zoo, poet thinks that tiger's real habitat is not the zoo. Tiger's real habitat is the jungle. The tiger should be lurking in shadow. उसका nature है शिकार करना. तो टाइगर शुड बी लर्किंग इन शेडो. लर्किंग का मीनिंग मैंने आपको बताया, वेटिंग फॉर प्रे. ओके, वैसे तो लर्किंग का मतलब होना है चुपके से शिकार के पास जाना. ओके, मगर वो मीनिंग है इसलिए मैंने वो लिखा. तो टाइगर शेडो में धीरे से स्लाइडिंग आगे बढ़ रहा है थ्रू लॉन्ग ग्रास. वाटर सोर्स के पास जो बड़ी बड़ी घास उगी हुई है उसमें से वो जा रहा है. नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर हेल्दी डियर्स आते हैं पानी पीने के लिए, शायद उसका नसीब हो तो वो उसे मिल भी जाए. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. ओके, हाउसेस मतलब हाउसेस के आसपास, हाउसेस अराउंड हाउसेस वो गरज रहा है. तो क्यों हाउसेस को डराना चाहते हैं? हियर हाउसेस स्टैंड्स फॉर पीपल लिविंग इन द हाउस. तो यहाँ भी कुछ मैटर फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो ध्यान रखना, हम डिस्कस करते हैं अभी. और स्नार्लिंग मतलब गरजना. एट द जंगल्स एज, एज मतलब बॉर्डर, जंगल की जो बॉर्डर है वहां पर जो लोग रहते हैं वहां पर वो गरज रहा है. बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज. बारिंग करना मतलब एक्सपोज करना. वाइट फैंग्स मतलब उसके जो वाइट टीथ है वो एक्सपोज कर रहा है. हिज क्लोज, उसके जो क्लोज पाँव में जो बड़े बड़े नाखून वाले जो उसके क्लोज है वो दिखा रहा है. टेरराइजिंग द पीपल, और लोगों को वो डरा रहा है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. ये दो पैराग्राफ में पोएट बोलते हैं ही शुड बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है. पोएट कहते हैं ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट के बने हुए सेल में वो बंद है. स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स, सलाखें जो है प्रिजन, उसका जो पिंजरा उसमें बंद है. ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है. स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ तो है मगर क्या काम की. ओके, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उसकी केज की लेंथ, कितनी लेंथ है? फ्यू स्टेप्स की, थोड़े ही स्टेप्स आप चल सको, उसे वो चल रहा है वहां पर. इग्नोरिंग विजिटर्स, और अपने विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है. He is okay. Paragraph and last paragraph. He hears the last voice at night. रात को वो सबसे लास्ट वॉइस होती है. पेट्रोलिंग व्हीकल्स पुलिस के जो होते हैं उसकी सायरन की या कुछ आवाज होती है वो सुनता है. एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. उसकी ब्रिलियंट आईज से, ब्रिलियंट आईज की कंपैरिजन ब्रिलियंट स्टार के साथ की गई है. ब्रिलियंट आईज की साथ वो ब्रिलियंट स्टार्स की ओर देख रहा है और उसे गेज कर रहा है, स्टार्स देखते रहता है.
ओके, सो दैट वाज अ समरी, दूसरी बार मैंने समझाई, ओके, जिससे आपको समझ में आए। अभी हम पोएटिक डिवाइस डिस्कस करते हैं। ओके ओके, तो लेट अस डिस्कस फिगर्स ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड बाय पोएट इन द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा में सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। कौन सी राइमिंग स्कीम है? राइमिंग स्कीम मतलब लास्ट वाला वर्ड देखना होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, ए स्ट्राइप्स केज, तो स्ट्राइप्स को हम लिखते हैं ए, केज को लिखते हैं बी। स्ट्राइप्स और क्वाइट मैच होते हैं। ओके, मैच होते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं स्ट्राइप्स क्वाइट। ओके, कहाँ चला गया? यस, यहाँ पर देखिए, स्ट्राइप्स को हमने बोला ए, केज को बोला है बी। ओके, फिर क्वाइट है वो थोड़ा डिफरेंट है, स्ट्राइप्स और क्वाइट सेम नहीं है प्रोनाउंसिएशन। ओके, एक क्वाइट है तो उसको बोलते हैं हम सी। ओके, और ये रेज है, उसका प्रोनाउंसिएशन एक केज से सिमिलर है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम बी। तो ये जो पहला स्टेंजा है उसमें हम राइम स्कीम बोल सकते हैं ए बी सी बी। कौन सी राइमिंग स्कीम है? ए बी सी बी। okay, this is called rhyming scheme that is decided by the pronunciation of the word given in the end of the line. okay, फिर दूसरा स्टेंजा देखते हैं हम। तो दूसरा स्टेंजा देखेंगे तो उसमें भी आप देखो, he should be lurking in shadow। ओके, पहली लाइन में लास्ट वर्ड है शेडो, दूसरी में लास्ट वर्ड है ग्रास। ओके, डिफरेंट है। ए बी, फिर हॉल भी डिफरेंट है, तो ए सी। ओके, फिर लास्ट में पास, तो किससे राइम करता है? ग्रास से, तो ये है बी। तो ए बी सी बी। ओके, दूसरे स्टेंजा में भी ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है। फिर पहले स्टेंजा में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की गई है वो हम देखते हैं। ओके, चलो राइमिंग स्कीम देख लेते हैं पहले, तो कंप्लीट हो जाए। थर्ड स्टेंजा है, उसमें देखो हाउसेस। ओके, हाउसेस, एज, क्लोज, तीनों डिफरेंट है, तो इसको ए, इसको बी, इसमें सी। ओके, फिर एज और विलेज, एज विलेज, लास्ट जो साउंड है वो थोड़ा सेम है, एज विलेज। एज विलेज में भी लास्ट में एज आता है, तो उसको हम बोलेंगे बी। सेम राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। इसमें भी देखिए, सेल ए, फिर बार्स बी, केज सी। ओके, फिर बार्स और विजिटर्स, बार्स और विजिटर्स वो थोड़ा डिफरेंट लगता है प्रोनाउंसिएशन में, मगर आर एस वो सेम है। ओके, इसीलिए उसको हम बी दे देंगे। तो ए भी राइमिंग स्कीम हुई, ए बी सी बी। ओके, ए बी सी बी। फिर उसके बाद वाला स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। नाइट को बोलेंगे हम ए, कार्स को बोलेंगे बी, आइस को सी। फिर कार्स और स्टार्स सेम है, तो इसको फिर बी। तो हम बोल सकते हैं कि सारी जो पोएम है उसमें ए बी सी बी ये राइमिंग स्कीम है हर एक स्टेंजा में। ओके, तो अभी फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन में देखिए, ही, here he is used for tiger। okay, otherwise what should we use for tiger? It, but here he is used for tiger, so that we can say that tiger is taken as human। तो वो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम ह्यूमन की तरह किसी को लेते हैं, तो उसको पर्सोनिफाई करते हैं ह्यूमंस की तरह, तो उसे बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। ओके, भले ही टाइगर जिंदा है मगर वो एनिमल है, ह्यूमन नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पहली लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। दूसरी भी है, देखिए, पहली जो लाइन है इसमें स्टॉप, ए एस। ओके, एस, लर्किंग इन शेडो, एस हैज बीन रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। तो अगर किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन।
तो ये एलिट्रेशन भी है। ओके, फिर वहां पर आई साउंड भी रिपीट हो रहा है बीच में, देखो यहाँ पर लर्किंग में आई है और इन में आई है। ओके, सो वॉवेल्स हैव बीन रिपीटेशन, तो उसको हम एसोनेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसोनेंस। जो भी एग्जाम में वो लिखना होगा आपको, मल्टीपल आंसर नहीं होगा। कंफ्यूज मत होना कि सर 3 है तो हम कौन सी लिखे एग्जाम में, तो कोई एक ही होगी एग्जाम में। ओके, इसमें से 3 में से कोई एक ही आंसर होगा, मगर आपको ये पता रहना चाहिए। ओके, फिर the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage। quiet rage, ये देखिए कहाँ चला गया। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ आ गए, सॉरी। ओके, ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है यहाँ पर देखिए, क्वाइट रेज। तो ये दोनों वर्ड्स ऑपोजिट है, दोनों। एडजेक्टिव मतलब एंगर, एडजेक्टिव मतलब एंगर, और जो क्वाइट होता है उसका मतलब एकदम शांत, पीसफुल। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीमोरॉन। कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है वो? ऑक्सीमोरॉन। और फर्स्ट में ये हमने देखा जो ये ही उसमें भी है, तो सेकंड पैराग्राफ की तरह वो पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है, हिस में आई है, विविड में आई है, स्ट्राइप्स में आई है, तो ये एलिट्रेशन भी है यहाँ पर। ओके, एलिट्रेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। फिर पहली लाइन और दूसरी लाइन, उसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एंजेबमेंट। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वाइट रेज, वो ध्यान रखना। फिर सेकंड पैराग्राफ में तो हमने देखा फर्स्ट लाइन, फिर स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, तो उसमें आई इज रिपीटेड इन द फर्स्ट वर्ड, देखिए आई आई, तो उसको हम एलिट्रेशन बोल सकते हैं। फिर लास्ट लाइन, प्लम्प डियर पास, तो यहाँ पर पी रिपीट हो रहा है, consonants have been repeated, so we can say that it is alliteration। ओके, फिर थर्ड स्टेंजा, उसमें अगेन यहाँ पर ये बहुत बार है ही, तो हम बोल सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन तो हर स्टेंजा में है। ओके, यहाँ पर स्नार्लिंग, स्नार्लिंग लिखा है, तो कौन सी है वो आवाज होती है, तो ओके, ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया है, उसका प्रोनाउंसिएशन आप ओनमाटिया भी कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से आपको स्कूल में करवाते हैं और जिस तरह से आपको हैबिट हो गई है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप उसको ओनमाटिया भी बोल सकते हैं, ओनोमेटोपोया भी बोल सकते हैं। फिर बारिंग एट द जंगल सेज बारिंग हिज वाइट फैंग्स, तो ये थर्ड जो लाइन है उसमें देखिए आई, फिर आई और वाइट में भी आई है, ये 3 बार रिपीट हुआ है आई, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन है। फिर उसका नेक्स्ट पैराग्राफ ए, हिज बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पर सी रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी सी रिपीट हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन है। ओके, और बीच में रिपीट होता है कहीं पर कॉन्सोनेंट, तो उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंस। सेकंड लाइन जो है उसमें लिखा है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सलाखों के पीछे है, तो एक आयरनी है। ओके, स्ट्रेंथ है मगर कुछ काम की नहीं, तो ये आयरनी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। फिर लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो ही हियर्स, यहाँ पर देखिए एच और एच, तो उसको हम बोल सकते हैं एलिट्रेशन। The patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars,
ये लास्ट 2 लाइन में बताइए कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। हिज ब्रिलियंट आईज हैव बीन कंपेयर्ड विद ब्रिलियंट स्टार्स बट लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड। तो सबसे इजी वाली फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है वो, मेटाफर। ओके, दूसरी भी हो सकती है फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर, मगर जितनी हो सके उतनी मैंने आपको समझाई है यहाँ पर। तो आप ये ध्यान रखिए, रिपीट करिए, लर्न कीजिए और समझिए कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिससे आपको समझ में आए और एग्जाम तक आपको याद रहे कि जब सर ने पोएम पढ़ाई थी तो हमने इतनी फिगर्स ऑफ स्पीच के रेफरेंस देखे थे। ओके, और दूसरी क्या बात होती है, इस बार तो आपको मैंने सारी फिगर्स ऑफ स्पीच इन द बिगिनिंग पहले से ही समझा दी। लास्ट ईयर तो जैसे जैसे पोएम पढ़ते गए उस तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आयरनी आई तो आयरनी पढ़ा दी इस तरह से। ओके, और लास्ट में मटेरियल दिया था। और जितने एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हैं, जितना टाइम आप लोगों को समझाने में दिया है, उतना तो अभी तक किसी को नहीं दिया। इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन आपको दी है और मटेरियल भी दिया है। तो आप पर डिपेंड करता है आप कितना एडवांटेज इसका ले सकते हो। ओके, तो आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। पोइट का नाम याद रखना, लेस्ली नॉरिस। और दूसरी बात, क्वेश्चन आंसर लिखना। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं स्टेंजा के पर से लिखने हैं, उसमें आप छोटे आंसर लिखो, 5 to 6 लाइन्स, 2 और 4 लाइन्स, इट इज ओके। मगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में है आपके, जो जिसके 2 मार्क्स है, ओके, उसमें कंपलसरी, अभी मैं आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह से स्टूडेंट्स को पीडीएफ नहीं दिया आंसर की, अपने आप ही लिखने होते हैं आंसर। अभी ये आप मेरे सामने नहीं हो इसीलिए मैं दे रहा हूँ। ओके, अदरवाइज यू हैव टू राइट योरसेल्फ ऑल दिस आंसर। ओके, इसीलिए मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूँ जिससे आप लिख सको। मगर इसका मतलब ये नहीं बस इसको लिख के बैठ जाओ। अभी ये सुन लो अच्छी तरह, जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में, यू कंपल्सरीली हैव टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर। फॉर एग्जाम्पल टाइगर इन द जू के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आपको कंपलसरी इंट्रोडक्शन लिखना है। ओके, किस तरह से, देखो, दिस पोएम टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस focuses and shows contrast between the tiger in the zoo and tiger in its natural habitat। और इस तरह से 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो इससे आपकी आंसर की जो इंप्रेशन है वो अच्छी बनेगी, आपको 2 मार्क्स आने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, अदरवाइज 80 या 82 मैक्सिमम। अभी मैं मार्क्स दे देता हूँ आपको, स्कूल वाले मार्क्स दे देते, लास्ट ईयर वही हुआ, स्टूडेंट्स के 98 99 मार्क्स आते रहे, फिर 83 आके स्टॉप्स हो गए। फिर वो बोलने लगे सर क्यों मार्क्स कम आए, तो मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता ही था कि बोर्ड में तो इतने ही आएंगे। ओके, परफेक्शन के लेवल पर जाना है, हर एक आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 2 मार्क्स वाले, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करेक्ट होने चाहिए, क्वेश्चन में जो पूछा है वो सारी थीम, सारा कंटेंट आंसर में होना चाहिए, देन यू कैन गेट फुल्ली 2 मार्क्स। ओके, तभी आप 97 या 96 तक, बहुत मुश्किल है। लास्ट ईयर ओनली पूरे बोर्ड में ओनली एक स्टूडेंट्स के 96 मार्क्स है, अगर बोर्ड के रिजल्ट से बुकलेट आप देखो तो। और अबव 90 देखो तो बहुत कम मार्क्स है, अगर अबव 90 आपको देखना है तो बहुत कम मार्क्स है। मोस्टली स्टूडेंट्स 80 टू बिटवीन 90, 80 से 90 के बीच में ही है। ओके, तो ये लेवल है इंग्लिश में मार्क्स लेना। सेकंड लैंग्वेज में आता है 90, बहुत स्टूडेंट्स के आता है, मगर फर्स्ट लैंग्वेज में अबव 90 जाना है बहुत मुश्किल है। सो बी केयरफुल, अभी आपका बिगिनिंग है, अगस्त जुलाई हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, सो आपके लिए अप्रैल मई जून 3 महीने चले गए और अभी दिसंबर तक आपको पढ़ना है। दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में सिलेबस खत्म हो जाता है, बाद में आपको पेपर्स लिखने हैं। ओके, so it's okay, thank you very much, see you in the next lecture।